नमस्कार, मैं हूं राजीव रावत। न्यूज रशा में आपका स्वागत। अगली 20 या 25 के बीच कभी भी चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। आज जो कदमताल हुई है चुनाव आयोग की, वहां गृह सचिव से बातचीत हुई है और इससे पहले एलजी मनोज सिन्हा ने जो हरी झंडी दिखाई है, उसके बाद आसार तो यही लग रहे हैं। लेकिन इस बीच जो वर्तमान हालत है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ये चुनाव जरूर हो रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो म्याद तय की थी, इसके साथ साथ एक और चीज कही थी कि केंद्र उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे। क्योंकि अभी पूर्ण राज्य है नहीं, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू में चुनाव हो रहा है, इसलिए महबूबा मुफ्ती चुनाव नहीं लड़ना चाहती। कुछ ऐसी ही बात उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी कही जा रही है। इन परिस्थितियों में ये चुनाव होगा तो कैसे होगा, इसी को समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, देश के वरिष्ठ पत्रकार वाहिद नसीम जी हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ साथ शबनम फयाज जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं जम्मू कश्मीर से, वो भी हमसे जुड़ रहे हैं। वाहिद जी, मैं आपसे शुरुआत करूं इससे पहले शबनम फयाज जी, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे जो कुछ चुनाव आयोग ने वहां दौड़ धूप की है और गृह सचिव से मुलाकात कर ली है, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कुछ हरी झंडी दिखाई थी, इसके बाद उनकी दौड़ धूप में लग रहा है कि चुनावी तैयारियां आरंभ हो गई है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि 20 तारीख और 25 तारीख के बीच चुनाव आयोग चुनावी तारीखों की घोषणा कर सकता है। सबसे पहले आप सभी को आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। देखिए, जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्मनामा जारी किया कि जम्मू कश्मीर को आवामी सरकार मिलनी चाहिए और सितंबर तक इंतखाबात होने चाहिए, तो मरकजी सरकार को के लिए लाजमी बन गया कि वो इसके लिए कदम उठाए, क्योंकि यहाँ चीजें मुख्तलिफ इसलिए बनती हैं कि जहाँ मुख्तलिफ जो इशूज थे मुल्क के, उसमें आर्टिकल 370 की भी आप बात करेंगे, उसमें राम मंदिर की भी आप बात कर सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक उस पे एक मतलब अपना फैसला सुनाया, तो जाहिर सी जी जी। बात है उसको पूरे मुल्क को मानना पड़ा, क्योंकि मुल्क की एक आला अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, तो वहाँ के हुक्मनामे को आप नकार नहीं सकते हैं। और इन चीज़ों को देखते हुए जब जम्मू कश्मीर में इंतखाबात को लेकर उनका हुक्मनामा सादिर हुआ, तो चाहे मरकजी सरकार हो, चाहे जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जो भी इंतजामिया हो, या एलजी इंतजामिया यहाँ पे है, या दीगर जो भी काम करने वाले इसके लिए जो लोग हैं, तो उनको भी ये महसूस हुआ कि इंतखाबात करना लाजमी है। और जी इंतखाबात जी। के लिए काम शुरू भी किया गया। और खुद जब यहाँ पे वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने अपना जो बयान दिया था या जो खिताब किया था योगा डे पे, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम को बहुत जल्द अवामी सरकार मिलेगी, जो जम्मू कश्मीर के अवाम की अपनी पसंद की सरकार होगी, और वो अपने तरीके से अपने जम्मू कश्मीर को चलाएंगे। तो इस तरह के बयानात वजीर आजम के जो फंक्शन थी उसमें जब सामने आए, तो उसी वक्त ये लगा था कि मरकजी सरकार जो है वो अब उसका मन बन चुका है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होने चाहिए। और वहीं अगर बात की जाए, जब यहाँ पे पार्लियामेंट के इंतखाबात हुए, तो पार्लियामेंट के इंतखाबात में लोगों ने जिस तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और किसी तरह की ऐसी घटना नहीं घटी जिससे कहा जा सके कि शायद जम्मू कश्मीर में हालात ऐसे नहीं है कि जो इंतखाबात को लेकर जो है गड़बड़ पैदा करके आवाम में डर पैदा कर सकते हैं, सियासी माहौल को बिगाड़ सकते हैं, उस जो एक तरीकाकार होता है इंतखाबात का, उसमें खलल डाल सकते हैं। उससे साफ लगा कि बेहतर तौर लोग भी तैयार हैं, सिक्योरिटी एजेंसियों ने भी काम किया है, और बेहतर तौर इंतखाबात भी हुए। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाके, खासकर अगर जम्मू सूबे की बात की जाए, वहाँ जो मिलिटेंसी के जो वाकयात हुए, जो हमले हुए, जिसमें फौज को नुकसान उठाना पड़ा, बड़े पैमाने पे ऑपरेशन आज भी हम कह सकते हैं जारी है। उधमपुर के इलाके में आज भी एनकाउंटर हुआ, वहाँ पे एक कैप्टन जो है वो वीरगति हासिल कर गया। वहीं पे मिलिटेंट्स के मारे जाने की खबर है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, तस्दीक नहीं हुई है। और कुकरना के इलाके की अगर बात करें, पिछले 4 रोज से वहाँ ऑपरेशन जारी है, जहाँ 2 फौजी एहलकार जो है वो वीरगति हासिल कर गए थे, एक सिविलियन की डेथ भी हुई थी।
कुल मिला के एक माहौल जो है वो पुरतनाव भी लग रहा था, लेकिन एक खुशी की आहट भी लग रही थी इंतखाबात को लेकर। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आला सतही वफ्द यहाँ पे पहुंचा, उन्होंने यहाँ की सियासी पार्टियों से बात की मैं एक सवाल और पूछता हूँ उस वक्त शबनम साहब, जी एक आपको सवाल आवाज का आ रही है? जवाब, आप बीच में कुछ बोल चले, मैं उसको थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करता हूँ, आप जरा उसका जवाब दे दें। आपने अभी कहा कि एक डर भी लग रहा था चूंकि टेररिस्ट हमले हो रहे हैं, हमारे कई फौजी जो है वो वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं, और मतलब वो अलग बात है कि मिलिटेंट भी मारे जा रहे हैं, मगर एक बात ये है कि डर किस बात से लग रहा था कि कहीं मतलब चुनाव के नजदीक आते आते ये मिलिटेंसी और बढ़ ना जाए और उसके चलते चुनाव को आगे बढ़ा दिया जाए, या फिर उसकी वजह से, माना शब्द तो नहीं कहूंगा, उसकी वजह से पोस्टपोन कर दिए जाए, ये डर था कि कुछ और डर था? देखिए, जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव इलाका है पूरे मुल्क में। इतना जिसको हसास इलाका हम कहेंगे, इतना शायद ही मुल्क का कोई और इलाका है, क्योंकि जहां आपके बॉर्डर चाइना से मिलते हैं वहीं आपके बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान से मिलते हैं, और एक लंबा सा एलओसी है। और इस बात को देखते हुए कि जो वाकयात हुए पहले, जब पथराव की वारदातें होती थी, जो यहाँ पे इस तरह की जो हजूम बाहर आता था और झड़पें होती थी, उसकी नवेत अलग होती थी। लेकिन पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि चाहे पुंछ का बॉर्डर इलाका हो, राजौरी का बॉर्डर इलाका हो, या सांबा, कुचवा और फिर डोडा, उधमपुर तक मिलिटेंसी के वाकयात होना, जिसमें फौज को नुकसान से दो चार होना पड़े। और यासी में आपने देखा होगा कि एक यात्रा बस पे हमला किया। तो इन चीजों को देखते हुए डर जरूर है कि कहीं जो इंतखाबी माहौल जो है वो अलग तरह का माहौल होता है, उसमें लोगों का हुजूम होता ही होता है, और हुजूम में कोई भी ऐसा वाकया पेश आए जिससे एक जो है ये जो ट्रैक जो है ये हट, मतलब इसमें अड़चने पैदा हो, उसको अच्छा लेकर जो है उसको लेकर से एक डर सा महसूस हो रहा था। अब अच्छा, अब मैं एक आप विषय मैं और है। शबनम साहब, राजीव जी, आपको भी गुस्ताखी के जी लिए जी माफी, में एक जी बहुत जी जी जरूरी सवाल है वो पूछना चाहता हूँ। कम से कम कश्मीर के जो लोग हैं वो भी सुनेंगे, समझेंगे। देखिए, आज 14 अगस्त है शबनम फयाज साहब, और इस 14 अगस्त में हमने पाकिस्तान की सूरत हाल को देखा है। पाकिस्तान की सूरत हाल, कल रात के 12 बजे वहां के पत्रकार और वहां के जो लोग हैं वो निकले जो है आपके आजादी का जश्न मनाने के लिए, और सुबह होते होते तक, यानी इमरान खान ने कॉल दी थी कि भाई देश के सभी नागरिकों को देश आजादी का जश्न मनाना चाहिए। ये पहला देश है दुनिया का, मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ फिर कश्मीर से, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो देश है इस वक्त मतलब पाकिस्तान, जहां यौम आजादी मनाया जा रहा था, वहां पुलिस ने और फौज ने लोगों से पाकिस्तान के झंडे छीने, क्योंकि वो एक पार्टी का झंडा भी साथ लिए हुए थे। तो ये क्या वजह थी कि आप बता सकते हैं कि ये क्या कारण था कि ऐसे लोगों को कौन चुनेगा, मतलब कौन उनको फॉलो करता है, या कश्मीर में कौन उनसे उम्मीद रखता है कि कोई पाकिस्तान जैसी चीज मिलिटेंसी को जो बढ़ावा देती है वो क्या लाभ पहुंचा सकती है? जरा शबनम साहब आप ये बताएं कि जो अपने नागरिक, 95% नागरिक जो हैं पाकिस्तान के, वो अपनी आजादी का 15 अगस्त कल है, हम जो है कल जश्न मनाएंगे, हमारे स्कूलों में से बच्चे निकलेंगे, लोगों अपने अपने संगठनों में मनाएंगे, एनजीओज मनाएंगे, बच्चों के जुलूस निकलेगा, वही जुलूस, वही आजादी का, अपने आजादी का जश्न मनाने पाकिस्तानी निकलते हैं, तो वहां की पुलिस उनको, बेसिकली सबको पता है कि एक अमेरिका के एक आदेश पे उनको वो उनको जश्न नहीं मनाने देते, उनसे झंडे छीन रहे होते हैं। एक महिला है गुलताज, ना क्या है उसका, गुलताज ही है शायद नाम, कोई पीटीआई की लीडर है, बड़ी बोल्ड सी लड़की है, उसने मतलब पुलिस ने उसको घेर लिया, अरे भैया वो चिल्ला रही है कि मैं पाकिस्तान का झंडा हाथ में लेके आजादी का जश्न क्यों नहीं मना सकती। तो मतलब
वहां की वो फौज और वो सिपाही जो अपने लोगों को इतना गुलाम बना के रखते हो कि वो अपने देश का झंडा उठाने के लिए उनको इजाजत न दी जाती हो और उनको कुचल दिया जाता हो, हर तरह का जुल्म सितम होता हो, ऐसे देश को सपोर्ट करने का कारण क्या है? ऐसे लोगों की वजह से अपने देश को या अपने ही लोगों को मुसीबत में डालने की वजह क्या है? क्यों आज भी लोगों को समझ में नहीं आ रही है बात? इस पर अगर कुछ बता सके तो जरूर बताएं। देखिए, जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं और जहां हम भारत की बात करते हैं, दोनों ममालिक में जमहूरियत का एक बहुत बड़ा फर्क है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की सिर्फ इस बार जो है पॉलिटिकल लड़ाई फौज के साथ नहीं है, बल्कि ये बार-बार रही है और हर बार वहाँ पे फौज ने अपना रसूख इस्तेमाल करके उस सरकार को खत्म भी किया। कई बार ऐसा हुआ और पॉलिटिकली उनको स्ट्रांग होने नहीं दिया गया वहाँ के लोगों को और वहाँ की सियासी पार्टियों को, और वहाँ की सियासी पार्टियां भी उसी नव्यत का जो है उसी रंग में रंग गई है। उनको भी शायद अब उसके सिवा कोई जो है कोई मजा नहीं आ रहा है, उनको भी ये चीजें चाहिए। वहीं अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत एक बहुत बड़ा जमहूरी मुल्क है और यहाँ की जमहूरियत पूरी दुनिया में मानी जाती है। फिर रहा सवाल जो आपने कहा कि उस मुल्क को फॉलो करना कहाँ तक सही है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल में बहुत सारे सवालात निकलते हैं और यहाँ हमें देखना होगा कि जो हमारा मुल्क है वो जम्मू कश्मीर के अवाम को कितना अपने साथ रखता है। हाँ नहीं, अगर ये सवाल जो है अच्छा जी जी मेरा अच्छा, बैकग्राउंड मैं वापस लाना दोनों चाहूंगा वाहिद जी, जी वाहिद जी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वापस लाना चाहूंगा। जी मैं ये पूछ रहा था फयाज साहब कि पिछली बार 2014 में जब आप लोगों ने राज्य की सरकार चुनी थी तो वो एक पूर्ण राज्य की सरकार थी। अब जो आप अभी जम्मू कश्मीर के लोग वोट देंगे, फिलहाल जब तक यदि घोषणा नहीं होती है चुनाव से पूर्व, सुप्रीम कोर्ट ने तो यह भी कहा था कि राज्य का दर्जा वापस दो, लेकिन आप यूनियन टेरिटरी के लिए वोट दे रहे होंगे। ऐसे में जो आपके नेता होंगे या जो दल होंगे वो घोषणा पत्र में वो घोषणा भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अधिकांश मामलों में उनको एलजी की सहमति या असहमति, अधिकांश मामलों में अधिकारियों से नीतियां बनवाने में गृह मंत्रालय भारत सरकार की सहमति और निर्देश का इंतजार होगा। तो ये चुनाव पिछले चुनावों से डिफरेंस होगा और इसके बीच जो है जो आपके दो प्रमुख नेता हैं, ऐसी सूचना मिल रही है कि महबूबा मुफ्ती ने तो कह दिया ये म्युनिसिपैलिटी से ऊपर का चुनाव है नहीं, इनके पास पावर उतनी होगी राज्य के पास जो एक म्युनिसिपल बोर्ड के पास होती है, एक मेयर के पास होती है। और उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि मैं चुनाव में प्रोटेस्ट नहीं करूंगा, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं। हकीकत क्या है? क्या ये दोनों नेता स्वयं चुनाव नहीं लड़ेंगे, इनका दल चुनाव लड़ेगा, या फिर ये पूरी तरह से बाइकआउट करेंगे चुनाव का, या सिर्फ अभी ये रूमर है? देखिए, ये दोनों चीफ मिनिस्टर रहे हैं और बड़ी पावरफुल स्टेट के चीफ मिनिस्टर रहे हैं और अगर हम ये कहें कि मतलब इतनी पावर, जैसे लगता था कि एक छोटा मोटा देश है जम्मू कश्मीर, इतनी पावर थी जम्मू कश्मीर के सीएम में। जी वो जी पावर जब इनसे छीन ली गई तो जाहिर सी बात है ये उसका हिस्सा बनने के मूड में नहीं है, हक में नहीं। अब आगे जाके पार्टी इन पे दबाव भी बना सकती है, नहीं आपको आना पड़ेगा, क्योंकि जब दफा 370 को हटाया गया 5 अगस्त 2019 को, तब जब इनको फिर जब ये नजरबंद से छोड़ा गया तो तभी इन्होंने ये संकेत दिए थे कि हम जब तक यूटी है तो हम इसमें इंतखाबात नहीं लड़ेंगे। ये सिर्फ आज की बात नहीं, इंतखाबात की बात नहीं है, असेंबली के लिए। वरना आप ये भी पूछेंगे कि फिर पार्लियामेंट में क्यों आए, उन्होंने असेंबली की बात जी की जी है, असेंबली जी इंतखाबात जी में जी नहीं आएंगे। और यही वजह थी कि ये दोनों पार्लियामेंट के इंतखाबात में आए थे। अब रहा सवाल, क्या ये सिर्फ अकेले अपनी पार्टियों में ये कह रहे हैं कि हम नहीं लड़ेंगे या कि इनका दल ही नहीं लड़ेगा? ऐसी बात नहीं है। ये खुद कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे, लेकिन बैक करेंगे अपनी पार्टियों को और इनकी पार्टियां बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेंगी। वो इसलिए इनको लगा कोई भी इलेक्शन हो, अब उससे दूर रहना, उससे उसका बायकॉट करना किसी भी तौर सही नहीं है, ये इनका मानना है। क्योंकि इनको ये भी पता चला जब उन्हें बायकॉट किया तो कई कई जगहों पे ऐसे लोग आए जिन्होंने फिर इनको काम करने नहीं दिया जो ये चाहते थे कि इस तरह के काम हो। क्योंकि जहाँ पे
किसी को कोई इक़्तिदार मिला हो छोटी लेवल पे ही, सरपंच, पंच के लेवल पे ही, वहाँ हक उसी का बनता है, वो जिस भी दल का हो। तो उस चीज़ को कम करने के लिए ये तो एक ये बात है कि ये इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरा, जो इनके दल जो है, इनकी पार्टियाँ जो इलेक्शन में आ रही है, ये चाहते हैं कि हम इलेक्शन में आएँ और दिखाएँ अपनी ताकत, और उस ताकत का मुज़ाहरा करना चाहते हैं। किसी भी तौर ये इससे अलग नहीं होंगे, ये बात तय है। अच्छा, पंचायतों का आपने जिक्र किया, जो पंचायत के चुनाव में काफी हद तक इन्होंने बहिष्कार किया था, पंचायतों में नए लोग भी आ गए हैं। क्या इतने समय में जो छोटी छोटी सरकार चल रही थी, पंचायतों की सरकारें, उनको बड़ा बनने का अवसर मिला, बड़े स्केल पर काम करने का अवसर मिला, क्योंकि विधायक थे नहीं? और एक तो वो लोग जो जीत कर आए और उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, वो क्या विधानसभा में कोई बड़ा रोल कर पाएंगे? और दूसरा, इंजीनियर रशीद जी जो जेल में रहते ही सांसद बन गए, उनका कोई रोल देखते हैं आप? क्योंकि ये दोनों बड़े चेहरे स्वयं चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ऐसे में स्पेस तो नहीं दे रहे हैं इंजीनियर रशीद को थोड़ा आगे बढ़ने का? देखिए, इंजीनियर रशीद ने अब पार्लियामेंट का इलेक्शन जीता, तो जाहिर सी बात है उसकी पार्टी जो है असेंबली में भी कुछ कारकर्दगी दिखा सकती है। अब मसला यहाँ पे ये है कि जब वो पार्लियामेंट इलेक्शन जीत गए, फिर भी वो बंद ही है, तो लोगों को कहीं ये ना महसूस हुआ होगा कि फायदा ही नहीं मिला कुछ, ना उसकी बात सुनने का पार्लियामेंट में, ना उसके काम का पता चल रहा है कि वो करना क्या चाहते थे, ना जो पार्लियामेंट के मेंबर को जो अपने इलाके में तरक्कियाती कामों के लिए जो उसका रोल बनता है, वो भी नहीं हो पा रहा है। कुल मिला के उमर अब्दुल्ला ने ये कहा था कि बकौल उमर अब्दुल्ला कि ये वोट जो है किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि या तो उसको छोड़ देते, या तो उसको काम करने देते। तो ये सारी चीज़ें जब नहीं हुई, लेकिन एक जो उसके साथ जो एक नारे के साथ उसके स्पीच जो पहले रहे हैं, उसके साथ जो एक जुड़ाव रहा है लोगों का, हो सकता है कि अपने इलाके में वो असेंबली में भी कुछ कारकर्दगी दिखाए। लेकिन ये भी तय है कि पूरी बहुमत आ जाए, बहुत सारी सीटें वो ले जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा वाहिद जी, आपने मोटे तौर पर बात भी कर ली, पाकिस्तान की भी बात करी। आपको क्या लगता है कि 10 साल बाद एक बार फिर से वोट देंगे विधानसभा के जम्मू कश्मीर के लोग? एक तो पूर्ण राज्य नहीं देंगे, केंद्र सरकार नहीं बनेगी, दूसरा उस नक्शे में लद्दाख भी नहीं है पिछली बार हुआ करता था। आपको पिछले से इस बार कितना डिफरेंट लगता है चुनाव? क्योंकि ज्योग्राफी भी बदल गई है, पावर्स भी बदल गई है, नाम भी बदल गया है, और एलजी साहब आ गए हैं। देखिए, वहाँ के लोग किसी भी सूरत में, जहाँ मैं कश्मीर मतलब हमारे शबनम फयाज साहब हमारे ब्यूरो चीफ हैं जम्मू कश्मीर में और फॉर टीवी के, और इनकी बड़ी मकबूलियत है पूरे जम्मू कश्मीर में। सबके साथ में टच में ही रहते हैं, हमारे पास सब रिपोर्ट होती है वहाँ की। मैंने ये कहा कि वहाँ की जो आवाम है ना, वो चाहती है कि किसी तरीके से उनका रिप्रेजेंटेशन हो, और वो ये सब चीजों से तंग आ चुके हैं। मगर सवाल ये है कि ये जो अभी इंजीनियर रशीद का जो सवाल है कि भाई आपने एक रिप्रेजेंटेटिव चुन दिया अपनी मर्जी से, आपको अधिकार है, जो खड़ा होगा भाई, लीगली कोई इंसान खड़ा होता है, उसको कोर्ट ने और संविधान ने अधिकार दिया है, वो जीत जाता है तो उसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और अगर यही शक जो है आप दूसरे जो असेंबली के मेंबर जीत के आएंगे, क्योंकि उसकी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी, और अगर आप उन्हें सिस्टम से बाहर कर देंगे या सिस्टम में आने नहीं देंगे, या फिर इस तरह का शोर मचाया जाएगा, भले चुन के आ जाओ भैया, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो फिर ये तो मेरे ख्याल से फिर हम वहीं वापस जा रहे हैं जहां से हमने जिसकी शुरुआत की थी। तो याद आपको बता दूं मैं, राजीव जी, ये जो कश्मीर का मसला था, इसमें हम बहुत सारी बातें तो जरूर करते हैं, मगर जब ये टेररिज्म में कन्वर्ट हुआ तो वो दौर था जब एक इसी तरह की पार्टी ने चुनाव जीता था, जो वहां कांग्रेस और ये जो अपनी एनसी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिससे अलग एक पार्टी बनाकर सलाहुद्दीन ने जो है वो चुनाव जीता था। उसको डीएम ने जबरदस्ती हरा दिया था, उनके जो लोग जीते थे उनको जो है मानने से इनकार कर दिया गया था, वो यहाँ से पाकिस्तान भाग गए थे। फिर से दुनिया के अंदर कहीं भी जब इलेक्शन में कुछ होता है ना, तो फिर वो किसी भी देश में एक अफरा तफरी का माहौल पैदा करने का, असंतोष पैदा करने का काम करता है। और पाकिस्तान की भी जो हालत देख रहे हैं, चुनाव का बेईमाना ही ये वजह है कि आज वो यहाँ तक पहुंच गए हैं कि जब पूरी दुनिया में कोई भी देश अपनी आजादी का जश्न मनाता है तो जनता खुशी से
पटाखे चलाती है, झंडे उठाती है, मगर पाकिस्तान एक ऐसा देश बन चुका है जहां वो अपना ही झंडा नहीं उठा सकते। ये भी चुनाव के घोटाले से जुड़ी हुई चीजें हैं। मुझे लगता है कि देश में सही मायनों में सही तरीके से चुनाव भी होना चाहिए, लोगों का रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए, एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए। और अगर हम ये नहीं चाहते हैं तो फिर इसका मतलब हम अमन नहीं चाहते हैं, चैन नहीं चाहते हैं, हमको अराजकता को बनाए रखना चाहते हैं। ये सारे सवाल इसमें जुड़ जाते हैं। ये अभी बात ये है राजीव जी कि अगर जी जी सरकार अपनी मर्जी से, खुशी से और बहुत लोगों को विश्वास में लेके चुनाव कराती तो अलग बात थी। सवाल यहाँ उठते हैं कि कोर्ट का आदेश है और ये आखिरी मरहले में पहुंच चुका है, यानी आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने के नजदीक पहुंच चुके हैं। यानी चुनाव इतने अपने आनन फानन में करवाएंगे, भले आप कितनी जी चरणों जी में करवाएंगे। आप सोचिए ना, सितंबर अगस्त में हम ट्रेवल कर रहे हैं, सितंबर तक में आपको चुनाव भी करवा देने हैं। अभी तक ये अचानक एक एक्टिविटी बढ़ी है। शायद किसी ने कहा होगा कि कोर्ट में जो है ये एक वायलेशन माना जाएगा, शायद इसको डिफीट न किया जा सके। तो सवाल ये उठता है कि इसमें हमारी ईमानदारी कितनी शामिल है, विल कितनी शामिल है। ये बहुत सारी चीजें काउंट करेंगी। चुनाव बहुत दूर है, आते आते देखते चलिए हैं। दूर है, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। एक अंतिम सवाल आपसे फयाज जी, ये गुलाम नबी आजाद जी, आजाद तो हो गए कांग्रेस से, पिछली बार कंटेस्ट करने की बात भी करी लोकसभा में, स्वयं लड़े नहीं। इनका रोल क्या होगा, क्योंकि इनको तो बड़ा आइडियल, बड़ा थिंकर के रूप में पेश किया जाता है देश में। कश्मीर क्या अब एक ऐसे राज्य के लिए जो पूर्ण राज्य नहीं है, उसका भार इनके कंधों पर देना चाहेगा गुलाम नबी आजाद? देखिए, ऐसा बहुत बहुत कम देखने को मिल सकता है कि गुलाम नबी आजाद कोई बड़ी कामयाबी या उसे एक मौजज़ा ही समझा जाएगा, मिरेकल, कि अगर वो कुछ कामयाबी हासिल कर सके। वजह उसकी ये है कि अवाम जो है जम्मू कश्मीर की, वो बेहद बेहद जो है आज इस बात से वाकिफ है थोड़ी सी दिक्कत हो कि रही है। किस तरह से यहाँ पे काम कर सकता है कोई, किस लीडर में कितना दम है, किस पार्टी में कितना दम है। अब जम्मू कश्मीर के अवाम को बेवकूफ खोखले नारों से, झूठे वादों से या कुछ दिखा के ऐसा मुमकिन नहीं है। बहुत चलिए बहुत अब क्योंकि कुछ समय करने काफी हो होंगे। गया है, एक अंतिम बात क्योंकि रह जाएगी, एनडीए या इंडिया क्या गठबंधन के रूप में चुनाव आने की कोई संभावना दिख रही है कि बीजेपी का गठबंधन गुलाम नबी आजाद से हो जाए, इंडिया का गठबंधन कांग्रेस और इनका पहले से था, और पीडीपी इसमें इनमें अंदर रहेगी बाहर रहेगी? कुछ इंडिया और एनडीए पर दो छोटी सी टिप्पणी। बिल्कुल, कह सकते हैं कि एक खुला खुला मैदान रखा गया है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस में पहले ही फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम किसी के साथ पहले ही जो इत्तेहाद करके इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। जाहिर सी बात है, उसको अपने जो भी कॉन्स्टिट्यूंसीज में उनके लीडरान हुए हैं उनको उन्होंने बोला होगा कि हम इस तरह मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हम अपना ही फिर नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि हमारी इस वक्त एक वेव जैसी है। तो वो उनका मानना है। और पीडीपी पहले ही इस इंडिया गठबंधन से नाराज है, क्योंकि उन्हें पार्लियामेंट के इलेक्शन में उनको अलग लड़ना पड़ा। दूसरा ये है कि अगर एनडीए की बात करते हैं आप, अगर वो अल्ताफ बुखारी, सजाद लोन या गुलाम नबी आजाद का सपोर्ट करते हैं, तो उससे उन पार्टियों को नुकसान होगा कि लोग कहेंगे बीजेपी के जो है, जैसे ABCT में जो उनको बताई जा रही है, उसका नुकसान उनको होगा। तो कुल मिला के चाहत भी है, लेकिन इस तरह का माहौल है, इस चाहत को अंदर ही दिल में दबाना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, इलेक्शन अलग अलग लड़ना पड़ेगा, फिर आगे किसके साथ कौन बनता है तो वो बहुत शुक्रिया माहौल उसके बाद देखने को मिलेगा। शबनम फयाज जी, हमें जानकारियां देने के लिए। हम आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे। वाहिद जी, आप कुछ संपादकीय टिप्पणी करना चाहें? जी नहीं, बस इसमें जो है यही था कि आवाम को ये बता दें कि इसमें जो बड़े दबे छुपे लफ्जों में हमने जो बात कहनी थी वो कह दी है। अच्छी बात है, इलेक्शन हो रहे हैं। अगर ये सरकार की मर्जी से लोगों को विश्वास में लेके होते तो ज्यादा अच्छा था। कोर्ट की जो डेडलाइन आ रही है उसे पूरा करने के लिए किए जा रहे हैं, तो अभी शक बाकी है। एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा। जी जी जी
ये इम्तिहान सिर्फ यहाँ के अवाम का नहीं है, यहाँ की सियासी पार्टियों का नहीं है, बल्कि मरकजी सरकार का इम्तिहान बहुत ज्यादा है कि वो अवाम को कितना मौका देती है एक हिंदुस्तान जो है, भारत जो अपना मुल्क है उसके साथ जुड़ने का। ये इसके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है। कहीं ये ना समझे वो कि हम जो कर रहे हैं सब कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। उनकी कांधों पे उन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये पता नहीं कि वो उसको निभा सकेंगे और किस हद तक निभा सकेंगे, वो इनके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का जुड़ने के लिए। जम्मू कश्मीर के लोगों को बधाई, एक बार फिर से 10 साल बाद वो अपने राज्य की सरकार को चुनने के लिए वोट देंगे। हालांकि वो सरकार पूर्ण राज्य की नहीं होगी, यूनियन टेरिटरी की होगी, उसमें लद्दाख भी नहीं होगा, लेकिन खैर फिर भी अपनी सरकार तो उन्हें चुनने का अवसर मिल सकता है सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के अनुपालन में। बहुत शुक्रिया, दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।